नमस्कार। आज हम तीन टॉपिक के बारे में देखेंगे। यूक्रोमेटिन एवं हेट्रोक्रोमेटिन, इसके अलावा कैरियोटाइप एवं आइडियोटाइप एंड आउटोसोम तथा एलोसोम। कौन से गुणसूत्र होते हैं ये हम जानेंगे आज। और इस चैप्टर से संबंधित, इस लेक्चर से संबंधित जो पीडीएफ नोट्स है आपको, वो टेलीग्राम ग्रुप जीपीबी डॉक्टर चौहान पर मिल जाएगा, जहां से आप उसको फ्री में हिंदी और इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यूक्रोमेटिन एवं हेट्रोक्रोमेटिन को देखने से पहले हम जानेंगे क्रोमेटिन क्या होता है। ठीक है। क्रोमेटिन को क्या है, क्रोमेटिन की जो खोज की गई थी वो डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ठीक है। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, वाल्थर फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन की खोज की थी। और यह एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है। किस चीज का बना होता है? डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और इसमें कुछ मात्रा में नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। हिस्टोन प्रोटीन तो मेन प्रोटीन है इसकी, लेकिन कुछ मात्रा में नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है और कुछ मात्रा में आरएनए भी होता है। और यह है यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक में होता है। उसके जो केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र एक्चुअल में क्रोमेटीन के बने होते हैं। क्रोमेटीन डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। जब उसमें संघनित होता है, कंडेंस होता है और उसमें कोइलिंग होती है, जब कंडेंस होगा और उसमें कोइलिंग होगी, इस प्रक्रिया के बाद क्रोमेटीन से डीएनए, क्रोमेटीन से क्रोमोजोम बनता है। और क्रोमेटीन किस चीज का बना हुआ है? क्रोमेटीन बना हुआ है आपका डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम में देखिए, ये डीएनए है, इसमें दिखा गया है, और ये हिस्टोन प्रोटीन है। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है? देखो, ये लिखा है इस पे हिस्टोन। ये 8 प्रोटीन मिलकर एक ओक्टामर बनाते हैं, ओक्टामर। और ये डीएनए इस तरह इस पर पौने 2 चक्कर में 1.75 चक्कर डीएनए इस पर लिपटा रहता है। इस पूरी यूनिट को 8 हिस्टोन प्रोटीन यानी कि ओक्टामर और पौने 2 चक्कर डीएनए को मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियोजोम। ये न्यूक्लियोजोम बना है यहाँ पर, ये भी न्यूक्लियोजोम, ये न्यूक्लियोजोम, ये न्यूक्लियोजोम जो होते हैं, ये सब जब इस तरह से संघनित या कोइलिंग हो जाते हैं तब क्रोमेटीन बनाते हैं। ठीक है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोजोम। इसे देखिए, रहा न्यूक्लियोजोम, ये टर्म है न्यूक्लियोजोम। और ये ऐसे दिखाई देंगे जैसे माला में मोती दिखाई देते हैं। जब ये न्यूक्लियोजोम इस तरह से संघनित और कोइलिंग हो जाते हैं तब क्रोमेटिन बनता है। और ये क्रोमेटिन फिर इसमें दोबारा से संघनित और कुंडलित होगा, यानी कि कंडेंस और कोइलिंग होगा। उसके बाद ये इस तरह से जब इकट्ठा हो जाएगा क्रोमेटिन फाइबर, तब ये फिर आगे चलकर क्रोमोजोम का निर्माण करते हैं। तो एक्चुअल में क्रोमोजोम को बनाते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब क्रोमोजोम पतले और धागेनुमा दिखाई देते हैं तो उस अवस्था को ही क्रोमेटिन बोलते हैं। फिर इसमें कंडेंस होते हैं, कोइलिंग होती है इस तरीके से, तब उसको हम बोलेंगे गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम। और क्रोमेटीन को जब हम देखते हैं, अगर हम इंटरफेज जो होती है, कोशिका विभाजन की अवस्था होती है, जो पहली अवस्था इंटरफेज, उसमें जब हम केंद्रक के अंदर देखते हैं तो उस वक्त गुणसूत्र तो होता नहीं, गुणसूत्र दिखाई नहीं देगा, क्योंकि गुणसूत्र तो जब क्रोमेटीन यहाँ पर पतला धागेनुमा दिखाई देता है हमें, ठीक है ना, ऐसा भरा रहता है इसमें। जब ये बाद में आगे चलकर कंडेंस होता है, कोइलिंग होती है इसमें, यानी कि संघनित होगा, तब गुणसूत्र बनता है। अब इंटरफेज में यदि हम देखते हैं तो क्रोमेटीन हमें दिखाई देता है यहाँ पर, वह दो भाग में, दो तरीके का क्रोमेटीन दिखाई देता है। एक को बोलते हैं यूक्रोमेटीन और दूसरे को बोलते हैं हम हेट्रोक्रोमेटीन। अब यूक्रोमेटीन क्या है? ये कुछ नहीं है, जब क्रोमेटीन क्रोमेटीन का जो क्षेत्र कम संघनित होता है, मान लीजिए ये कम संघनित है, इसको आप यूक्रोमेटिन बोल सकते हैं, यूक्रोमेटिन।
और यदि कुछ जैसे कहीं कहीं पर ये ज्यादा संघनित हो जाएगा ऐसे, इसको आप हेट्रोक्रोमेटिन बोलोगे। जहां पर डीएनए लूजली पैक होता है या कम संघनित होता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं यूक्रोमेटिन, और जहां पर ये टाइट पैक होता है डीएनए, उसको बोलते हैं आप हेट्रोक्रोमेटिन। तो यहाँ लिखा है, यहाँ डीएनए लूजली पैक होता है यूक्रोमेटिन में। क्रोमेटिन का वह भाग इंटरफेज के दौरान हल्का विरंजित, अभिरंजित का मतलब होता है रंगता, रंगना। अगर आप इसको कलर करोगे किसी डाई से, जैसे एसिटोकार्बीन यूज करते हैं हम क्रोमोजोम को रंगने के लिए, बेसिक फ्यूल्जिन यूज करते हैं, दो डाई यूज करते हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। अगर आप उससे यहाँ पर इसको रंगोगे तो ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये गहरा रंग लेता है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए की अधिक मात्रा है तो ये कलर ज्यादा लेगा। ये कम अभिरंजित होगा, तो यहाँ पर लिखा भी है यूक्रोमेटिन हल्का विरंजित होता है। यहाँ डीएनए की मात्रा कम होती है इस चेहरे, क्योंकि यहाँ पर डीएनए ज्यादा है क्योंकि वो टाइटली पैक है। लेकिन यहाँ पर डीएनए की मात्रा यूक्रोमेटिन में तो कम है, लेकिन ये आनुवंशिक रूप से काफी सक्रिय है, जेनेटिकली एक्टिव है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से होता है। देखो, डीएनए से आरएनए के बनने को, डीएनए से आरएनए जब बनता है उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है उसको बोलते हो आप ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। अब डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको कुछ एंजाइम बनाते हैं, कुछ एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो डीएनए से आरएनए बनता है। जैसे ये आपका अगर डीएनए है, ऐसे अगर डीएनए रहता है तो कुछ एंजाइम हो गए जो इस डीएनए को यहाँ से ओपन करते हैं। इस स्ट्रैंड को अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, और जैसे ये स्ट्रैंड हो गया लंबा, इसे ओपन कर देंगे तो यहाँ से आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। तो इसको ओपन करना, फिर इस पर ओपन करने के बाद इस पर आरएनए बनाना, ये सब एंजाइम का काम होता है। अब एंजाइम को काम करने के लिए स्पेस चाहिए। यहाँ पर काफी लूजली पैक है तो यहाँ पर एंजाइम जो है आसानी से काम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से होता है। और ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से होने से ये भाग लेता है ट्रांसक्रिप्शन में, तो यहाँ पर आरएनए काफी अच्छे से बनेगा। लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए तो ज्यादा है लेकिन ये काफी लूजली पैक है, और जब ये लूजली, काफी मतलब कंडेंस पैक है, काफी टाइट पैक है हेट्रोक्रोमेटिन में, लूजली नहीं पैक है यहाँ पर। तो यहाँ पर एंजाइम को काम करने में, एंजाइम स्पेस कम मिलेगा एंजाइम को अपना वर्क करने में, जिससे डीएनए की अधिक मात्रा होने के बावजूद भी हेट्रोक्रोमेटिन में आरएनए की मात्रा कम बनती है। ये लिखा है, आरएनए की मात्रा यहाँ पर अधिक होगी यूक्रोमेटिन में, लेकिन डीएनए कम है, क्योंकि एंजाइम को ट्रांसक्रिप्शन करने में इजी रहता है यहाँ पर। यह प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में पाया जाता है। लूजली पैक है तो ये दोनों में रहता है। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, यहाँ डीएनए टाइटली पैक है। अभी हमने देखा था कि जब मान लीजिए ये यूक्रोमेटिन है, ऐसे कुंडलिंग हो रहा है, और ये खूब अच्छे से, ये हेट्रोक्रोमेटिन है, ये हेट्रोक्रोमेटिन है, ये कोई क्रोमेटिन है, ये यूक्रोमेटिन है जो लूजली पैक है। ठीक है, ये टाइटली पैक जहां पर डीएनए रहता है उसको बोलते हैं आप हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन का वह भाग जो इंटरफेज के दौरान गहरा विरंजित होता है, अगर हम इसको रंगेंगे तो ये हल्का विरंजित होगा, इस पर रंग कम लगेगा, और इस पर ज्यादा, ये रंग ज्यादा लेगा, तो ये गहरा विरंजित होता है अगर इंटरफेज के दौरान हम इसे रंगते हैं। यहाँ डीएनए की मात्रा अधिक है क्योंकि डीएनए यहाँ टाइटली पैक हो रहा है, लेकिन ये जेनेटिक रूप से निष्क्रिय है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है अधिक डीएनए से, क्योंकि यहाँ पर आरएनए नहीं बन पा रहा है, एंजाइम अच्छे से यहाँ पर काम नहीं करेंगे तो आरएनए नहीं बनेगा, और आरएनए नहीं बनेगा तो आगे भी प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा इसमें। यहाँ पर डीएनए की काफी रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है। रिपीटेटिव सीक्वेंस का मतलब है कि जैसे डीएनए 4 न्यूक्लियोटाइड का बनता है, जो
एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। यहाँ पर काफी रिपीटिटिव, मतलब एक ही उसकी काफी कॉपी पा सकती है ऐसे, एक की, दो की, तीन की, है ना। इस तरह से यहाँ मान लीजिए ए जी, 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 यहाँ पर ये इस तरह से सीक्वेंस का रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ एक चीज और है, देख लो अभी, कि ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेगा। क्यों भाग नहीं लेगा? क्योंकि यहाँ पर एंजाइम को काम करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता है, ज़्यादा टाइट पैक डीएनए रहता है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता है, तो आरएनए की मात्रा भी यहाँ कम बनेगी। यह केवल यूकैरियोट्स में पाया जाता है। हेट्रोक्रोमेटिन केवल यूकैरियोट्स में दिखाई देगा आपको, प्रोकैरियोट्स में नहीं। और हेट्रोक्रोमेटिन दो प्रकार का होता है, एक फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? ये कभी कभी हेट्रोक्रोमेटिन की तरह काम करता है ये हिस्सा, और कभी कभी यही कन्वर्ट होकर यूक्रोमेटिन बन जाता है, यानी कि अच्छे से इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, लूजली पैक होता है, और यहाँ पर डीएनए की मात्रा अच्छे से, वो आर डीएनए से आरएनए की मात्रा बनती है। तो ये कभी कभी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन है ये हमेशा टाइटली पैक रहता है, ये कन्वर्ट नहीं होता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेगा। और ये जो क्षेत्र है आपको किसी भी गुणसूत्र के सेंट्रोमियर के पास, है ना, इस हिस्से में सेंट्रोमियर के पास और टीलोमियर के में मिलाए दिखाई देगा आपको। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूटिव। ये हमेशा हर गुणसूत्र का टीलोमियर और सेंट्रोमियर का जो क्षेत्र होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूटिव रहता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेगा। आगे देखते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन वे क्षेत्र है जो सदैव हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, ये यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, इनका ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेते के संबंध में स्थायी रूप से निष्क्रिय होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेंगे, यानी कि डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा यहाँ पर। तो ये क्षेत्र जो है गुणसूत्र का टीलोमियर तथा सेंट्रोमियर वाला क्षेत्र। इसके अलावा वाई जो गुणसूत्र होता है हमारे अंदर, जो ह्यूमन मेल के अंदर होता है, एक्स और वाई, वाई का ज्यादातर हिस्सा जो होता है वो इनएक्टिव होता है, हेट्रोक्रोमेटिन होता है। वाई गुणसूत्र में कुछ ही भाग ऐसा है जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है, जहां पर एक्टिव जीन रहते हैं, ज्यादातर क्षेत्र उसका कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन का बना होता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये क्षेत्र है जो कभी यूक्रोमेटिन की तरह कार्य करता है, कभी हेट्रोक्रोमेटिन की तरह कार्य करता है, ये आपस में चेंज होता रहता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे निष्क्रिय एक्स गुणसूत्र जो होता है। फीमेल के अंदर दो गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स एक्स, और मेल के अंदर होता है एक्स वाई। वाई जो गुणसूत्र है मेल का, इसका ज्यादातर हिस्सा कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होगा, ये होगा, ठीक है। लेकिन जो फीमेल में दो क्रोमोजोम होते हैं एक्स एक्स, उसमें से एक क्रोमोजोम जो है वो हेट्रोक्रोमेटिन की तरह काम करता है, यानी कि वो उसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन जरूरत पड़ने पर जब ये मेल में जाएगा या आगे जब ट्रांसफर होगा तो ये यूक्रोमेटिन की तरह कार्य करने लग जाएगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। कहने की बात यह है कि जब फीमेल के अंदर दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, उसमें से केवल एक एक्स गुणसूत्र ही एक्टिव होता है, दूसरा नहीं होता है, दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन की तरह कार्य करता है। और जब यह इनएक्टिव होता है तो इसे बोलते हैं हम बार बॉडी। साइंटिस्ट ने इसको खोजा था तो उसे इसको बार बॉडी टर्म दिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कैरियोटाइप तथा एडियोटाइप क्या होता है। ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, क्या है कैरियोटाइप, आइडियोटाइप, देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या है कि कैरियोटाइप कुछ नहीं है, जो गुणसूत्र होते हैं किसी भी जीव के अंदर, उस गुणसूत्र, जितने भी गुणसूत्र होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनको हम प्रदर्शित करते हैं कैरियोटाइप से, ठीक है। अब इसमें क्या है देख लेते हैं कि कैरियोटाइप को किसी भी जीव के जो गुणसूत्र होते हैं, जो सोमेटिक गुणसूत्र होते हैं, जो दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं, जिसको सोमेटिक गुणसूत्र जो होते हैं, सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर, यानी कि जो केंद्रक में उपस्थित होते हैं नॉर्मली सोमेटिक सेल की,
उसको आप कह सकते हैं। जैसे इंसान के अंदर 46 है तो यहाँ पर 46 की ही बात हो रही है। जब गुणसूत्रों को जोड़ों में, ये सब गुणसूत्र जोड़े में व्यवस्थित करते हैं आकार के अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले सबसे बड़े गुणसूत्र रखते हैं, फिर सेकंड नंबर पर उससे छोटे, फिर छोटे, ऐसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करते हैं तथा इनके सेंट्रोमियर को हम एक लाइन में रखते हैं। जब इस तरह से हम गुणसूत्रों को रखते हैं, उनका जब ऐसे पिक्चर बना जाता है तो उसे ही कैरियोटाइप कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ा गुणसूत्र है वो इधर अपना बाईं तरफ रहेगा और सबसे छोटा गुणसूत्र जो होता है वो दाईं तरफ रहेगा। ये याद हमें रखना चाहिए कि किसी भी जीव जंतु के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनका साइज एक जैसा नहीं होता। जैसे इंसान की भी बात की जाए तो इंसान के अंदर 46 गुणसूत्र है, वो 46 गुणसूत्र एक साइज के नहीं होंगे। उसमें से कुछ गुणसूत्र बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, किसी में सेंट्रोमियर बीच में होगा, किसी में ऊपर होगा, कभी किसी में नीचे होगा। इस तरह से गुणसूत्र होते हैं। मतलब किसी में सेंट्रोमियर यहाँ हो गया तो अगले गुणसूत्र में हो सकता है सेंट्रोमियर ऐसे हो। ठीक है, ये सेंट्रोमियर होगा। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन अलग अलग हो सकती है। अभी हमने गुणसूत्र की स्ट्रक्चर जब देखी थी, संरचना, गुणसूत्र के अंदर एक और बॉडी होती है जिसको हम एनओआर रीजन बोलते हैं, जहाँ को हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं। उसके एक तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर होता है, दूसरा भी एक क्षेत्र होता है जहाँ पर गुणसूत्र दबा रहता है। उस सब का हम कैरियोटाइप से अच्छे से देख सकते हैं। यह किसी भी प्रजाति के गुणसूत्रों की विशिष्ट रूपात्मक विशेषता, जो हमें मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर होते हैं, किसी भी गुणसूत्र कैसा दिख रहा है, कहाँ पर सेंट्रोमियर है, जैसे कि गुणसूत्रों की संख्या, इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैरियोटाइप से कितने गुणसूत्र है। जैसे यहाँ पर 12 गुणसूत्र हैं जो 6 जोड़ों में उपस्थित है इस डायग्राम में। गुणसूत्रों का आकार का पता चलता है, पहला जोड़ा जो है वो सबसे बड़ा है, दूसरा जोड़ा सबसे उससे छोटा है, तीसरा उससे छोटा है। इस तरह में हर गुणसूत्र के जोड़े के आकार का पता चल जाता है। सेंट्रोमियर कहाँ है, इसमें देखो बीच में नहीं है, थोड़ा सेकंड नंबर के गुणसूत्र में देखो बिल्कुल सेंट्रोमियर बीच में नहीं है, थोड़ा ऊपर है। ठीक है, ऐसे ही सेंट्रोमियर बीच में हो सकता है, ऊपर हो सकता है, बिल्कुल लास्ट में भी हो सकता है। उस सब का हमें कैरियोटाइप से पता चल जाता है। सैटेलाइट की स्थिति, सैटेलाइट क्या होता है कि जो हमने गुणसूत्र का किसी भी गुणसूत्र वो पढ़ा था ना हमने, गुणसूत्र की स्ट्रक्चर, गुणसूत्र की जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने, एक गुणसूत्र देखिए, ये आपका सेंट्रोमियर बना दिया हमने। एक सेंट्रोमियर पर गुणसूत्र दबा रहता है, कुछ गुणसूत्रों में इस तरह से, ये सेंट्रोमियर हो गया। जो मेन पॉइंट होता है गुणसूत्र का, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ये सभी गुणसूत्रों में होता है। कुछ गुणसूत्र एक दूसरे स्थान पर भी दबे रहते हैं, संकुचित होते हैं यहाँ पर। इसको इसको एनओआर रीजन बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं इसको, द्वितीयक संकीर्णन। ये कुछ गुणसूत्रों में होता है। जैसे इंसान के अंदर 13, 14, 15 और 21 एवं 22, 21 एवं 22, ये 5 गुणसूत्रों में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मिलेगा एनओआर रीजन। यहाँ पर क्या होता है, एनओआर का होता है यहाँ पर केंद्रिका का निर्माण होता है, आरआरएनए बनता है। तो कुछ गुणसूत्रों में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होता है। इस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद गुणसूत्र के इस हिस्से को हम सैटेलाइट बोलते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको सैटेलाइट बोलेंगे। ये बाद वाला जो हिस्सा होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद का, इसकी स्थिति का पता चल जाता है हमें जब हम कैरियोटाइप बनाएंगे। तथा हेट्रोक्रोमेटिन की कितनी मात्रा है, कहाँ पर है, यहाँ पर है या यहाँ है, उस सब का भी हमें मात्रा कहाँ है, कितनी मात्रा है, कहाँ कहाँ पर स्थित है, बीच में भी स्थित है या नहीं है, ऐसे हमें इस सब बातों का कैरियोटाइप से पता चल जाता है। इसलिए सिंपल सी भाषा में देखें कि जब गुणसूत्रों को हम उनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर के आधार पर, गुणसूत्रों की संख्या, उनका आकार, सेंट्रोमियर की स्थिति, सैटेलाइट की स्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर ये सैटेलाइट है, हेट्रोक्रोमेटिन की मात्रा और वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, इस सब का हमें कैरियोटाइप से पता चल जाता है। और कैरियोटाइप कुछ नहीं है, गुणसूत्रों के, किसी भी जीव के जो केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, जो सोमेटिक सेल में होते हैं, जो कंप्लीट गुणसूत्र होते हैं किसी में, जैसे इंसान के पास 46 है इंसान के पास, उन सबको जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, आकार के आधार पर जोड़ों में रखते हैं, और सेंट्रोमियर एक लाइन में रहता है इनका, तो इस तरह से अगर किसी गुणसूत्र का एक्चुअल जो फोटो बना आ जाता है उसे कैरियोटाइप बोलते हैं।
अब आइडियोटाइप क्या है कि जब हम कैरियोटाइप जो हमने बना लिया उसको हम डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे। इसमें ये तो गुणसूत्र की एक्चुअल फोटो है मानिए, ये डायग्राम हम जब बनाते हैं उसका, है ना, हैंड डायग्राम जब बनाते हैं उस गुणसूत्र का, एक जोड़े का हमने, इसमें एक जोड़े में दोनों गुणसूत्र एक जैसे होंगे, होमोलोगस गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र है, तो हम इसका एक फर्स्ट जोड़े को हम सिंगल डायग्राम से दिखाएंगे, सेकंड गुणसूत्र को हम सेकंड डायग्राम से, सेकंड पेयर को, थर्ड पेयर को हम एक थर्ड डायग्राम से, फोर्थ पेयर को हमने फोर्थ डायग्राम से, फिफ्थ पेयर को हमने फिफ्थ डायग्राम और सिक्स पेयर को हमें सिक्स डायग्राम से। ऐसे हर एक जोड़े का जब एक डायग्राम सिंगल डायग्राम बनाया जाता है तो उसको आइडियोग्राम बना कहते हैं। इसमें क्या होगा कि गुणसूत्र के जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, कहाँ पर गुणसूत्र की कौन सा गुणसूत्र बड़ा है, उस हमें आइडियोग्राम या आइडियो टाइप से पता चल जाता है। जैसे पहला जोड़ा जो था कैरियोटाइप में सबसे बड़ा है, तो आइडियोटाइप में भी हमने पहला जोड़ा का है जो उसको सबसे बड़ा बनाया है। इसका सेंट्रोमियर कहाँ पर होगा, उसकी पोजीशन कहाँ पर होगी, ये हमने एक्चुअल में दिखा दिया यहाँ पर। इसमें बिल्कुल बीच में है, इसमें थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पर हमने सेकंड में ऊपर दिखा दिया। इस तरीके से हम गुणसूत्र का डायग्राम बनाते हैं। यह एक आरेख है, देखिए आइडियोटाइप को आइडियोग्राम भी कहते हैं। यह एक आरेख, एक डायग्राम है जो किसी प्रजाति के जो कैरियोटाइप को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करता है, उसका आरेखीय प्रतिनिधित्व जब हम करते हैं, उसको डायग्राम से हम दिखाते हैं किसी भी कैरियोटाइप को, तो उसे आइडियोटाइप कहते हैं, जिसमें गुणसूत्र की सभी रूपात्मक विशेषता जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है कि सेंट्रोमियर कहाँ पर है, सैटेलाइट कहाँ पर है, कितना बड़ा है ना, कौन सा गुणसूत्र छोटा है, कौन सा बड़ा है, इन सब विशेषताओं को जो कैरियोटाइप में होती है उसको हम डायग्राम से दिखाते हैं। इसे आइडियोग्राम भी कहते हैं। ये लिखा है इसे आइडियोग्राम भी कहते हैं। आइडियोग्राम किसी भी प्रजाति के अगुणित गुणसूत्र संख्या को प्रदर्शित करता है। अगुणित का मतलब गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर। अगर इंसान के अंदर 46 सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर है तो हमारे गैमेट में कितने गुणसूत्र रहते हैं? 23, आधे होते हैं इसमें। तो ये आधे नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं हम इससे, क्योंकि दो पेयर को हमने, एक पेयर जो है सिंगल पेयर, उसमें दो गुणसूत्र है, उसको हमें एक डायग्राम से दिखा देंगे। तो 46, अगर इंसान की बात की जाए 46 गुणसूत्र, तो आइडियोटाइप या आइडियोग्राम में 23 डायग्राम या 23 गुणसूत्र हमें दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में 6 जोड़े हैं, 12 गुणसूत्र है, लेकिन आइडियोटाइप में हमें 6 गुणसूत्र आइडियोग्राम से दिखाए हैं। सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर में जो सोमेटिक सेल में क्रोमोजोम पाए जाते हैं, और गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर में जो गैमेटिक सेल में पाए जाते हैं, म्यूसिस के बाद जो बनते हैं। तो इसमें हम आइडियोटाइप में गुणसूत्रों को गैमेटिक संख्या को प्रदर्शित करते हैं, और कैरियोटाइप में सोमेटिक संख्या को प्रदर्शित करते हैं, याद रखना। कैरियोटाइप और आइडियोटाइप के बीच अंतर सिर्फ ये है, देखना, कैरियोटाइप एक कोशिका के कुल गुणसूत्रों की वास्तविक तस्वीर है, ये एक उसका एक्चुअल फोटो है मानिए, जबकि आइडियोटाइप जो है वो कैरियोटाइप का एक योजनाबद्ध डायग्राम है। आरेख का मतलब डायग्राम है, ये केवल एक योजनाबद्ध डायग्राम है जो सभी गुणसूत्रों को एक मानचित्र के माध्यम से दर्शाता है। ये आइडियोटाइप बनाया जाता है, मानचित्र बनाया जाता है सभी गुणसूत्रों का, है ना, और कैरियोटाइप जो है वो किसी कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की वास्तविक तस्वीर होती है। ये इतना ही है, आगे हमें थोड़ा आउटोसोम तथा एलोसोम गुणसूत्रों को भी देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। एक्चुअल में आउटोसोम गुणसूत्र क्या होते हैं? दो तरह के गुणसूत्र होते हैं किसी भी जीव के अंदर। एक गुणसूत्र जो सेक्स निर्धारण में, लिंग निर्धारण में जिनका योगदान नहीं होता है, उनको बोलते हैं ऑटोसोम। और एलोसोम वो गुणसूत्र होते हैं जो लिंग निर्धारण करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे ह्यूमन के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र है, 23 में से 22 जोड़ों का लिंग निर्धारण से कोई संबंध नहीं होता, पहले 22 जोड़े, उसको बोलेंगे हम ऑटोसोम। जो 23वां जोड़ा है, 23वां जोड़ा, वो लिंग निर्धारण करता है, उसमें एक्स एक्स और एक्स वाई, दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, फीमेल के अंदर एक्स एक्स और मेल के अंदर एक्स वाई। ये निर्धारण करता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, एक्स एक्स है तो फीमेल होगा, एक्स वाई होगा तो मेल होगा। तो 23वां जोड़ा हमारा एलोसोम है, जिसको हम सेक्स क्रोमोजोम भी कहते हैं। वे गुणसूत्र
देख लीजिए, जो किसी जीव के लिंग निर्धारण को छोड़कर, लिंग निर्धारण में ऑटोसोम का कोई योगदान नहीं होता है। सभी सोमैटिक और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हमारे दैहिक और शारीरिक विशेषता है उन सब का निर्धारण इनसे होता है। लिंग निर्धारण में इनका कोई योगदान नहीं होता। बाकी जितने हमारे कैरेक्टर होते हैं किसी भी जीव जंतु के, जो वे कैरेक्टर होते हैं उनको जो तय करते हैं जीन, वे ऑटोसोम क्रोमोसोम में होते हैं। और जो गुणसूत्र ऐसा काम करते हैं उनको ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। मनुष्य में ऑटोसोम के कुल 22 जोड़े होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम 22 जोड़े होते हैं। और प्रत्येक ऑटोसोम में कई जीन होते हैं। इनमें से प्रत्येक सब अपना अलग अलग कार्य करते हैं, सबका विशिष्ट कार्य है। पुरुषों और महिलाओं में ऑटोसोम की सेम कॉपी पाई जाती है। यानी कि जो 22 जोड़े हैं ऐसे ही सेम मेल के अंदर हो गए अगर इंसान की बात की जाए, और ऐसे ही फीमेल के अंदर हो गए, लेकिन एलोसोम अलग अलग होते हैं। मेल के अंदर XY होगा और फीमेल के अंदर XX होगा। जीन की संख्या 2 से 2000 तक होते हैं प्रत्येक गुणसूत्र में। गुणसूत्रों में जो 22 जोड़े है उसमें प्रत्येक गुणसूत्र में जीन की संख्या 2 से 2000 तक हो सकती है। एलोसोम क्या है? ये किसी भी जीव का लिंग निर्धारण करते हैं। ठीक है। मनुष्य में एलोसोम का केवल एक जोड़ा मौजूद होता है, 23वां जोड़ा, जो XX और XY होता है। उसी को ही इसको सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ये क्योंकि लिंग निर्धारण करते हैं तो इसको सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। मनुष्य में केवल कुल 46 यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 23वां जोड़ा एलोसोम होता है। पुरुषों में XY तथा महिलाओं में XX होते हैं। दोनों में एलोसोम का आकार और व्यवहार अलग अलग होता है। XY का आकार भी अलग होगा। Y बहुत छोटा गुणसूत्र होता है X के मुकाबले, और इनमें जो इनके अंदर जीन होते हैं उनका व्यवहार भी अलग होता है, वे कार्य भी अलग तरीके से करते हैं। ठीक है। फीमेल में जो एलोसोम हो गए वे समजात होते हैं, दोनों एक समान है, XX है, होमोलोगस है। जबकि जो मेल में एलोसोम होते हैं गुणसूत्र, वो समजात नहीं होते हैं। एक्स गुणसूत्र जो होगा वो काफी बड़ा रहता है वाई के मुकाबले। ठीक है। ये एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। तो मेल के अंदर ये जो गुणसूत्र है ये होमोलोगस नहीं होते हैं, समजात नहीं होते। लेकिन फीमेल के अंदर दोनों एक्स है तो दोनों एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है। दोनों इक्वल रहते हैं, एक जैसे ही दिखाई देंगे। XX गुणसूत्र। एलोसोम्स में XY क्रोमोसोम होते हैं। इन गुणसूत्रों में ऐसे जीन होते हैं जो किसी जीन का लिंग निर्धारण करते हैं। इन गुणसूत्रों में जो XX क्रोमोसोम है, Y गुणसूत्र में केवल कुछ ही जीन होते हैं। X में तो काफी जीन होते हैं लेकिन Y में बहुत ही कम जीन होते हैं। जबकि X क्रोमोसोम में तो 300 तक के जीन होते हैं। एक चीज नोट करने वाली है कि जो एलोसोम है इसमें जो Y गुणसूत्र है, जो जैसे मेल बनता है XY से, ऐसा नहीं है कि पूरे Y क्रोमोसोम में कुछ ऐसा है जो मेल बनाता है। नहीं, इसमें एक जीन होता है जिसको SRY बोलते हैं। इसके कारण किसी भी भ्रूण का विकास मेल में होता है। ये देखिए, एलोसोम में Y गुणसूत्र X गुणसूत्र से थोड़ा छोटा होता है। Y गुणसूत्र में एक जीन होता है SRY जीन, ये याद रखना, SRY जीन होता है जो भ्रूण का विकास मेल के रूप में करता है। अगर SRY जीन को Y क्रोमोसोम से हटा दिया जाए तो XY जो गुणसूत्र होगा जिसमें वो भी फीमेल बन जाएगा, अगर इस जीन को हटा दिया जाए। तो मेल बनाने में एक्चुअल में Y गुणसूत्र के अंदर इस जीन का काम आता है, SRY जीन का। और ये याद रखना, ऑटोसोम जो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस दिखाते हैं। जिस तरह से मेंडल ने अपने नियमों में बताया था, ऑटोसोम जो होते हैं वो इस तरह क्या ही आनुवांशिकता पैटर्न दिखाते हैं। लेकिन एलोसोम जो है मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। ये दो गुणसूत्र मेंडल के नियम के अनुसार प्रदर्शित नहीं होते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको आज की वीडियो से कुछ समझ में आया है या आपके लिए इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए तथा लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।